हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड। सो एटॉमिक आयनिक रेडियाई तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 10 बेस्ड अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट, दो टॉपिक बचे हैं, तीन टॉपिक बचे हैं इंपॉर्टेंट। ये वाला इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बस ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश होने को है। 2-3 लेक्चर्स मोर एंड द चैप्टर विल बी फिनिश। फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो अब इस चैप्टर का दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज ध्यान से सुनना, क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। राइट बच्चों? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, आयोनाइज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एटम में से। कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। बस फर्क सिर्फ इतना है, हमने कंडीशन यहाँ पे फिक्स करी है भी एटम इकल्ला होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का ही एक एडवांस नेम है एंथैल्पी। एनर्जी का ही एक नया नाम है एंथैल्पी। इसे थर्मोडायनामिक्स में समझाऊंगा। थर्मोडायनामिक्स एक यूनिट है केमिस्ट्री का। अगर कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हो तो एनर्जी को एंथैल्पी से डिनोट करते हैं। एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? एंथैल्पी से। तो एनर्जी बिकम एंथैल्पी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लगाते हो और उससे आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो उसे पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल से चार्ज को मल्टीप्लाई करो तभी एनर्जी बनता है, लेकिन वो ऑब्वियस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना पोटेंशियल ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो तीन डिफरेंट नाम मैं यूज कर सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। राइट, तो क्या डेफिनेशन होने वाली है? पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। तो डेफिनेशन होने वाली है द मिनिमम एनर्जी required to remove most loosely held electron from isolated gaseous atom। ठीक है जी, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। राइट, क्लिक कर गया सबको? क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ए गैसियस फॉर्म में इकल्ला है, उसके अंदर हमने एनर्जी दी आयोनाइजेशन एनर्जी और वो बन गया कैटायन और उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। राइट बच्चों, अब याद रखना एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच। राइट, इसे एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज। ठीक है ना? क्या मतलब बताया था मैंने आपको? अगर एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी, एनर्जी चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एंथैल्पी चेंज इफ रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये अच्छी एक टर्म है बहुत एनर्जी चेंजेस को मेजर करने के लिए, एंथैल्पी चेंज। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर रिएक्शन का फिक्स करके मेजर करो तो एनर्जी चेंजेस को एंथैल्पी चेंजेस बोलते हैं। तो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इफ रिएक्शन टेक प्लेस। बाकी आपको थर्मोडायनामिक्स में और क्लैरिटी आ जाएगी। रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, तो उसे एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। राइट, तो एंथैल्पी चेंज का साइन है डेल्टा एच। क्या साइन है एंथैल्पी चेंज का? डेल्टा एच। तो याद रख लो, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब तो रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। याद रख लो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी चेंज is also known as enthalpy change if reaction takes place at constant temperature and constant pressure. If delta H is positive, that is called endothermic reaction. If delta H is negative, that is called exothermic reaction. Right? आपको ये क्लियर होगी ना बात? तो यहाँ पे एनर्जी दे रही है, तो यानी कि ये प्रोसेस कौन सा होने वाला है? So मैं यहाँ पे याद रखना, आयोनाइजेशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। राइट, आयोनाइजेशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। तो एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। करो ये इतनी बातें रोज।
तो कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी को एंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं। अगर क्या वो कब बोलते हैं एनर्जी चेंज इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी चेंज इफ रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। आयनाइजेशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दैट इज एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी कि एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है रिएक्शन के अंदर। राइट बच्चों, क्लियर है सबको? तो आयनाइजेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी कि एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। क्लियर होगी सारी बातें? नोट कर लो अच्छे से। अब आगे सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी की अगली बात सुनो ध्यान से। तो याद रखना, बस यहाँ पे यही याद रखना है भी एनर्जी चाहिए, एटम इकल्ला होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। आयनाइजेशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है और आयनाइजेशन एनर्जी को एंथैल्पी चेंज भी बोलते हैं, डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। और डेल्टा एच क्या होता है आयनाइजेशन डेल्टा एच क्या होता है आयनाइजेशन के लिए, पॉजिटिव होता है। बस ये इतनी बातें याद रखना, ठीक है? इतने में से इतना ही काम की चीज है। चलो आगे चलें। ओके, क्लियर है सबको? चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं नोट हुआ तो। चलो अब नेक्स्ट बात ये है, बी आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ एक स्टेप पे नहीं होती, बहुत सारे स्टेप में होती है, तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट मेरा होने वाला है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव का मतलब होता है भी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालेंगे, दूसरा निकालने के बाद तीसरा निकालेंगे, तो उसे सक्सेसिव स्टेप बोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन है 283, तो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, ठीक है? एल्यूमिनियम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ये आपको पता है, तो बन गया Al पॉजिटिव, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 283 से क्या रह गया, 282 रह गया, पता ना 13 एटॉमिक नंबर है। फिर Al पॉजिटिव के बीच को एनर्जी दी, तो उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 2, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, तो बन गया Al2 पॉजिटिव। फिर गैसियस स्टेट में है, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब रह गया 281। अब मैंने 2 पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो 282 बन गया, सॉरी 281 बन गया 28, तो बन गया Al3 पॉजिटिव। फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, समझ गए आप? पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन किया, फिर अगले में एक इलेक्ट्रॉन किया, फिर अगले में एक इलेक्ट्रॉन किया। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरा निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 3, तो इसे ही बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। अब याद क्या रखना है यहाँ पे, याद ये रखना है भी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड ज्यादा होती है फर्स्ट से। ये सबसे काम की बात है। क्यों? खुद सोचो। क्योंकि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो नॉर्मल एटम से निकाला, तो फिर भी जितनी एनर्जी चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है? ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, ये तो बात पक्का है। जब आप दूसरा निकालने जाओगे तो आप देख रहे हो वो कटायन बन चुका। कटायन का साइज हमेशा क्या होता था, छोटा होता था पेरेंट एटम से, याद है ना, आपको पढ़ाया था एटॉमिक आयनिक रेडियाई में। तो कटायन छोटा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का होल्ड बढ़ चुका है। इसके अंदर थे 282 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर 13 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन की रेशियो बढ़ गई ना। अब इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 किससे ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। जब आप तीसरा निकालने जाओगे तो अब साइज और छोटा हो चुका, क्योंकि अब प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, अब 13 प्रोटॉन है, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आपका Z अपॉन ई को आप बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे जो न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड कर रखा है। जितना टाइटली हेल्ड कर रखा है उतना निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। जब डिफिकल्ट होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। राइट, क्लिक करके सबको बात। तो हम क्या बोलेंगे, as we keep on removing electron, we keep on removing electron, size of atom या keep on removing electron, Z upon E keeps on increasing,
Z अपॉन ई मतलब न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे Z अपॉन ई को? न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो Z upon E, that is nuclear charge per electron keeps on increasing. So electrons are held tightly. Electrons are held tightly by the nucleus. Hence ionization energy keeps on increasing. इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, हमेशा सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होगी, थर्ड सेकंड से ज्यादा होगी। ये रूल है। कोई मर्जी दुनिया का आइटम हो, सेकंड आयन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा, थर्ड आयन एनर्जी सेकंड से ज्यादा, फोर्थ होगी तो वो थर्ड से ज्यादा, फिफ्थ होगी तो वो फोर्थ से ज्यादा। हमेशा सेकंड वाली अगले वाली पिछले वाले से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि Z अपॉन E की रेशियो बढ़ चुकी होगी, तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ चुका होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। क्लियर है सबको? आगे होगी समझ बात, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो सेकंड वाली फर्स्ट से ज्यादा, थर्ड वाली सेकंड से ज्यादा, फोर्थ वाली थर्ड से ज्यादा। कर लो शाबाश नोट। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड बढ़ता जाता है। जैसे जैसे होल्ड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। क्लियर सबको? वेरी गुड, कर लो ये नोट। राइट, चलें आगे। कर लिया नोट? चलो अब नेक्स्ट हमने नोटिस किया कि जब भी हम स्टडी करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर को, किसको? आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर को। तो बस आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बताता हूं किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, क्यों आए ये पॉइंट्स ये भी बाद में बता दूंगा। तो आपने याद रखना है भी, जब आप प्लॉट करते हो भी कैसे आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करेगी वर्सेस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपने याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। ये पहले ही बता रहा हूं हालांकि मैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिक दिए बिना ही बता रहा हूं। चलो आप लॉजिक साथ के साथ खुद ही समझ जाओगे। इज मैक्सिमम फॉर नोबल गैसेस, इन ईच पीरियड। तो हर पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है। ये पॉइंट याद रख लो। क्यों? इसका रीजन आपको समझाएंगे भी। नोबल गैसेस हैव स्टेबल, क्या होती है नोबल गैसेस के अंदर? स्टेबल NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। Ionization energy is maximum for noble gases in each period because noble gases have stable NH2NP6 configuration. ये तो पता ना सबको। noble gases के एंड में क्या आता है? p ब्लॉक होता है। p ब्लॉक में NH2NP1 to 6 होता है, तो वो NH2NP6 है, मतलब उसका p सबशेल भी पूरा फुली फिल्ड है। ठीक है, अभी आपको रीजन बताऊंगा भी। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ये NS हो गया, ये NP हो गया। NH मतलब 2s2p, 3s3p, 4s4p। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की होने की वजह से दे हैव स्टेबल NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन, सो दे डोंट वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, दे डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। राइट, सो हर पीरियड में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? नोबल गैसेस की। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर नोबल गैसेस इन ईच पीरियड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेल्टा H विल बी हाईली पॉजिटिव, याद रख लो, हाईली पॉजिटिव। ठीक है, और हर पीरियड के अंदर सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी अल्कली मेटल्स की। क्यों? वो भी सिखाएंगे आपको, अभी ट्रेंड समझाते हैं। तो पीरियड के सबसे, जैसे ये सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड में सबसे लेफ्ट पे कौन होता है? अल्कली मेटल। तो उसका साइज क्या होगा? सबसे बड़ा साइज होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? सबसे इजी होगा। और आपको अगर याद हो तो इनके अल्कली मेटल के वैलेंस में NH1 है। NH1 किसके बाद? नोबल गैस के बाद। जैसे लिथियम में हीलियम के बाद NH1 है, मतलब हीलियम 2 हो गया। तो
2 के बाद 2s1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। दोबारा से सुन लो, सभी अल्कली मेटल्स में ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, ये पॉइंट आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। तो हर अल्कली मेटल में नोबल के बाद, नोबल गैस के बाद S1 है, ठीक है। सोडियम का 11 होता है ना, पता है ना, तो Ni 10H3S1, ये शॉर्टकट का मतलब है 1s2 हो गया। इसमें आर्गन के बाद है 4s1, तो ये NS1 निकालते ही इसमें स्टेबल नोबल गैस बनेगा, यानी कि ये NS1 निकालने के लिए तैयार है। और हमने पहले भी पढ़ा एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ा कौन होता है हर पीरियड के अंदर, अल्कली मेटल। तो बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का होल्ड, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा। तो आयन एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी, किसकी, अल्कली मेटल की। कौन, हर किसमें, हर पीरियड के अंदर। तो हर पीरियड में मैक्सिमम सबसे है नोबल गैस और हर पीरियड में सबसे मिनिमम कौन है, अल्कली मेटल। बस ये बात आप अपने ध्यान में रख लो, राइट बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी। हर पीरियड में मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी है अल्कली की और मैक्सिमम किसकी है, नोबल गैस की। ये बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखते हैं हम, पहले आप इसका लिख लो, नोबल गैसेस का आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर नोबल गैसेस इन ईच पीरियड। लिख लो, डेल्टा एच इज हाईली पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस हैव स्टेबल NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, सो दे डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो डोंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो नोबल गैसेस हैव गॉट वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। कर लिया ये नोट। अब अल्कली के बारे में लिखो, लिख लिया, अल्कली का चेक करो। अब अल्कली में क्या लिखोगे, ठीक है, क्रिप्टॉन 5s1, ज़ेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। हाँ, तो अब हम लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम, मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा, मिनिमम, किसके लिए, फॉर अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड। डेल्टा एच विल बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, बट वेरी स्मॉल। व्हाई, बिकॉज दे हैव बिगेस्ट रेडियाई इन ईच पीरियड, बिगेस्ट रेडियाई इन ईच पीरियड, क्योंकि इनका रेडियाई क्या होता है, सबसे बड़ा होता है हर पीरियड के अंदर। सो दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, सो दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो मैंने आपको बताया, एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो याद रखना, अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में सबसे छोटी, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या बन जाएंगे, नोबल गैस बन जाएंगे, याद रखना। बिगेस्ट रेडियाई इन ईच पीरियड, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर, ये सेकंड रीजन हो गया। ये फर्स्ट रीजन हो गया, दे हैव द बिगेस्ट रेडियाई। नंबर 2, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। याद रखना, अल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है, अल्कली मेटल इज इक्वल्स टू नोबल गैस, बाहर क्या है, NH1, समझ गए ना। जैसे ये पहचान है बड़ी इंपॉर्टेंट, लिथियम की हीलियम के बाद 2s1, सोडियम की नियन के बाद 3s1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही नोबल गैस बन जाएंगे। तो पता है मैं नोबल गैस बनना चाहता हूं, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अगर जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो दे हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना, अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो होती है अपने पीरियड में और नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, व्हाई अल्कली मेटल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर पीरियड, पूछा जाएगा। तो 2 रीजन लिखना, बिगेस्ट रेडियाई है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेंगे। व्हाई नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो पूछा जाएगा, तो लिखना दे हैव NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, राइट। तो ये चीजें याद रखना, इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, क्लैरिटी है सबको, चले आगे, चलो शाबाश, कर दे रब। राइट बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी, याद रखना सारे। अब
आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं भूल गया, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पीछे पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने दिया था गैप, ठीक है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सुनो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर वन इज आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, यानी कि जितना एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा, जैसे अभी अल्फी मेटल की मैं बात कर रहा था, उतना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो जितना रेडियाई बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, दूर होगा, तो दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। एनर्जी क्या हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, बिगर द रेडियाई लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी, लेसर द रेडियाई बिगर द आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, राइट बच्चों। So we can say bigger radii, easy to remove electron, and hence less ionization energy, and vice versa, right, vice versa मतलब अगर छोटा रेडियाई तो difficult to remove electron, more ionization energy। so ionization energy किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक रेडियाई के। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई, दैट्स पॉइंट 1, ठीक है। 4 फैक्टर्स हैं, तो 4 फैक्टर्स में से दिस इज 1 फैक्टर। नंबर 2, ठीक है बच्चों, सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि Z की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा, उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली हेल्ड। जितने इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे उतना उनको निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between electron and nucleus, more the ionization energy, more the ionization energy। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। होप यू गॉट माय पॉइंट, आगे बात समझ सबको, वेरी गुड। तो दूसरा फैक्टर हो गया न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। नंबर 3, थर्ड फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। सुना था ना स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, भी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है उसमें आउटर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्ड हो जाते हैं, उन तक पूरा चार्ज नहीं पहुंच पाता, अंदर वाले न्यूक्लियस के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, भी ये तो हमें ही प्यार करेगा, न्यूक्लियस की फोर्स हम तक ही रहेगी, तो बाहर तक जाने नहीं देते। तो जितना स्क्रीनिंग ज्यादा होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता जाएगा। सो मोर द स्क्रीनिंग, lesser the ionization energy, more the screening, loosely the electron held, loosely the valence electron held, hence lesser the ionization energy, right। तो ये 3 फैक्टर हो गए। लास्ट फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत क्वेश्चन का आंसर बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये फैक्टर कहता है जो फुली फिल्ड सबशेल्स हैं और हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड, उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते, तो ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना वो गेन करते हैं, ना शेयर करते हैं, तो लूज तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फुली फिल्ड में आ जाता है P6, P6 का मतलब होता है ये वाला 1 2 3 4 5 6, हाफ फिल्ड P3
1 2 3 फुली फिल्ड एस सबशेल, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, खास करके P6 और P3। ऐसे ही D5 D10 ये भी बहुत स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से ये होता है भी जिनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन, तो दे हैव एक्सेप्शनली मतलब उनकी मतलब आयनिक एनर्जी कंपैरेटिवली बाकियों के हाई होती है। ओके, सो इसका रीजन यहां लिख लो, क्या लिखोगे? सो दोज हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसी वजह से बताया था नोबल गैसेस की बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि क्या कॉन्फ़िगरेशन थी उनकी? फुली फिल्ड पी सबशेल थी, NH2 NP6, याद है ना? तो नोबल गैसेस की आयनिक एनर्जी बहुत हाई होती है। सो दोज हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड भी स्टेबल है, हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है फुली फिल्ड, राइट? ये याद रखना, हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बस। ओके, तो ये 4 फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, नोट करो सबको। नंबर 1 इनवर्सली टू रेडियाई, जितना रेडियाई ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नंबर 3 स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देती है। और लास्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है, और सॉरी ज्यादा होती है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड बहुत स्टेबल है, तो स्टेबल किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो आयनाइजेशन एनर्जी उनकी ज्यादा होती है। होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स, क्लियर सबको? वेरी गुड, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आनी चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है पीरियड में, कैसे वेरी करती है ग्रुप में, वो सीखना है, बस फिर ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी वाला टिप। करें डिस्कस? चलो, so how ionization energy varies in a period, how ionization energy varies in a group, ये सीखना है। कर लिया आप लोगों ने नोट? नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, चारों के चारों पता होने चाहिए। कंपटीशन में पूछता है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आना चाहिए आपको। तो हाउ इट वेरीज इन अ पीरियड, तो जनरल सी बात है वैसे तो। ये देखो, अब एक पीरियड का मैंने एक प्लॉट भी किया है भी, जैसे हम जाते हैं, पीरियड की बात कर रहा हूं, लिथियम टू बेरिलियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, है ना? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होगा। नाउ बेरिलियम टू बोरॉन देयर इज अ नाइट्रोजन, कार्बन टू नाइट्रोजन rise, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन देयर इज अ डिप, ऑक्सीजन टू फ्लोरीन देयर इज अ राइज, एंड फ्लोरीन टू नियोन देयर इज अ बिग राइज। सो दिस इज इट्स फ्लोटेशन। कैसे कैसे आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करी व्हेन Z इंक्रीजेस, Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो देखो, 2 एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक तो बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से, एक नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से। ये अनएक्सपेक्टेड है ना? एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं है। क्यों होना क्या चाहिए था? भी बोरॉन इज ऑन द राइट इन द पीरियोडिक टेबल, पता ना, ये है सेकंड पीरियड, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन, तो राइट पे कौन है बेरिलियम और बोरॉन में? बोरॉन। तो किसकी हाई होनी चाहिए? बोरॉन की। पर किसकी हाई है? बेरिलियम की। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में राइट पे कौन है? ऑक्सीजन। तो किसकी हाई होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन की, लेकिन किसकी हाई है? नाइट्रोजन की। तो ये अनएक्सपेक्टेड है। हालांकि पीरियड में हम नॉर्मली क्या कहेंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पढ़ा आपने, Z इंक्रीजेस, रेडियाई डिक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस, why ionization energy of beryllium is higher than that of boron and why ionization energy of nitrogen is more than that of oxygen. These two are unexpected. ठीक है? So मैं क्या लिखूंगा? In a period from left to right, atomic radii decreases, Z increases, AR मतलब atomic radii, बस बेसिक बेसिक्स का याद रख लो, पूछेगा नहीं, कोई पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है, Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज, स्क्रीनिंग रिमेन कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल,
सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। याद रख लो, तो पीरियड में क्या करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। बट अनएक्सपेक्टेड क्या है अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल प्लॉटेशन, वाई IE1 of beryllium is greater than that of IE1 of boron। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। तो क्या लिखोगे, तो देखो, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम्स कॉन्फ़िगरेशन इज 4 atomic number, 1s2 2s2, boron atomic number is 5, 1s2 2s2 2p1। So beryllium is having stable configuration, fully filled s subshell. Boron configuration is not stable. Also beryllium has electron in s subshell, less screening in p subshell, more screening, क्योंकि p में आ रहा है ना, पीछे जाके आ रहा है, s वाला नजदीक है न्यूक्लियस के, तो इसमें से निकालना डिफिकल्ट, इसमें से निकालना इजी। तो चाहे लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इवन दो बेरिलियम आयन एनर्जी इज बिगर देन दैट ऑफ बोरॉन। तो 2 फैक्टर्स में लिखूंगा, 2 रीजंस। नंबर वन, beryllium has fully filled s subshell, Number 2, in beryllium s subshell has more penetration towards the nucleus। मतलब स्क्रीनिंग का उल्टा पेनिट्रेशन बोलते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है दी न्यूक्लियस का प्यार ज्यादा एस को मिलेगा, पी को कम मिलेगा, तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, कंपैरेटिवली इजी होगा। राइट बच्चों, तो न्यूक्लियस हैज मोर पेनिट्रेशन टुवर्ड्स द एस इलेक्ट्रॉन एंड बेरिलियम एस सबशेल हैज मोर पेनिट्रेशन। सो पेनिट्रेशन मतलब अफेक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अफेक्शन समझते हो ना, अफेक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब इसमें मैं स्क्रीनिंग लिख के अफेक्शन लिख रहा हूं, पेनिट्रेशन लिख रहा हूं। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा स्कूल में, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम। सो बेरिलियम की आयनिक एनर्जी किससे ज्यादा होगी, बोरॉन से ज्यादा होगी। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा किसमें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन की आयनिक एनर्जी किससे ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ठीक है, लिख लोगे उसका रीजन, लिख लेना खुद। तो क्वेश्चन है, व्हाई ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen। तो क्या लिखोगे, नाइट्रोजन हैज 2s2 2p3 configuration। याद आ गया, 2s2 2p3 मतलब मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होने वाला है, 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड सबशेल, तो विच इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। तो आयनिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, करो ये बातें नोट, फिर आगे बताएं। बस फिनिश करें आयनिक एनर्जी को, चेक करो, इतनी बातें सारी समझ आ गई, नोट कर लो। तो बेरिलियम में फुली फिल्ड एस सबशेल है, बोरॉन में नहीं है। बेरिलियम में एस सबशेल की पेनिट्रेशन पी की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होती है। एस सबशेल हैज मोर पेनिट्रेशन इन बेरिलियम, एस सबशेल हैज मोर पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन का मतलब मैंने बताया, अफेक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम। तो आयनिक एनर्जी किसकी ज्यादा, बेरिलियम की ज्यादा, किससे, बोरॉन से। नाइट्रोजन में लिखोगे हाफ फिल्ड पी सबशेल है, ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड पी नहीं है। ओके, तो दीज आर द फैक्टर। तो इसीलिए नाइट्रोजन की आयनिक एनर्जी किससे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्लियर है सबको, इजी है, वेरी गुड, करो इसे अच्छे से नोट। चलिए, अब बस एक दो बातें और जो एक्सेप्शंस हैं आती हैं वो याद रखना। ग्रुप में कैसे वेरी करेगी, ग्रुप में साइज क्या करते हैं, नीचे जाते हुए बड़ा होता जाता है, तो आयनिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ग्रुप में आयनिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, वाई, अभी मैंने सिखाया IE1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ बोरॉन। ठीक है, बट इसका एक रिवर्स भी बनता है, बट IE2 ऑफ बोरॉन इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ बेरिलियम। ठीक है, मतलब फर्स्ट आयनिक एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होती है, बट सेकेंड आयनिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, बोरॉन की। खुद बना लोगे ना,
आफ्टर जब सेकंड देखना है तो एक लूज करवा के देखो, तो बेरिलियम की 1s2 2s2, बोरोन की 1s2 2s2 2p1, समझ गए? तो इसमें से निकालना डिफिकल्ट है, अभी बताया था। अब एक निकाल दो, एक निकालने के बाद ये क्या बचेगा 1s2 2s1, ये क्या बचेगा 1s2 2s2। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? अब बोरोन ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बोरोन की ज्यादा होगी। तो जब भी सेकंड निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा करो, ठीक है? क्लियर है? याद रखोगे? सो क्या लिखोगे इसमें? आफ्टर लिख लो, अगर रीजन लिखना है आप भूल ना जाओ। आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन बोरोन हैज फुली फिल्ड एस सबशेल। बोरोन की क्या हो जाती है? फुली फिल्ड एस सबशेल हो जाती है। सो अब किसके आयन एनर्जी ज्यादा? सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ IE2 ऑफ बोरोन इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ बेरिलियम। ठीक है जी। अब बोरोन ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड आयन एनर्जी किसकी ज्यादा है? बोरोन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। याद रखना। एक और बात नेक्स्ट, सेकेंड हमेशा इसीलिए याद रखना, जैसे वाई IE2 ऑफ अल्कली मेटल इज वेरी हाई, IE2 ऑफ अल्कली मेटल्स इज वेरी हाई। ठीक है, साथ के साथ क्वेश्चन याद आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल्स अभी क्या बताया था, क्या कन्फिग्रेशन? दे हैव NS1 कन्फिग्रेशन आफ्टर नोबल गैस। अगर आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेंगे? नोबल गैस, विच इज एक्सट्रीमली स्टेबल। तो IE2 ऑफ अल्कली मेटल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, समझ गए? खुद बना लेना इसका रीजन, व्हाई अल्कली मेटल्स हैव वेरी हाई सेकेंड आयन एनर्जी। तो आप लिखना अल्कली मेटल्स हैव NS1 after noble gas. After removing, they acquire configuration of noble gas. Hence, they are extremely stable. Hence, their IE2 is very high. मैं लिख ही देता हूँ, चलो. So, after removing one electron, they acquire electronic configuration of noble gas. They acquire electronic configuration of noble gas. ठीक है, तो याद रखना दे हैव वेरी हाई IE2, वेरी हाई IE2। तो इनकी क्या ज्यादा होती है? सेकेंड आयन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस। सेकेंड आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? अल्कली मेटल्स की ज्यादा होती है। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात समझ सबको? वेरी गुड। तो सेकेंड आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? अल्कली मेटल की ज्यादा होती है, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। राइट बच्चों? अब लास्ट, हाउ इट वेरीज इन अ ग्रुप। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। तो जब आप लेफ्ट टू राइट, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या करता है बोलो? इंक्रीज करता जाता है। इंक्रीज करेगा तो होल्ड न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो आयन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो बस सिंपल सा याद रख लो, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वेरी इजी। ठीक है बच्चों, तो आयन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, तो ये सब बातें हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। होप यू लाइक द लेक्चर, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग बनी है, सारे टॉपिक्स आने चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको वर्कशीट भी करवाएंगे इसकी। ओके, सो डू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड अपॉन